हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही एक सिंपल फार्मूला टेक्निक बताने जा रहा हूं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि फीमेल चार्ट्स में, ये वीडियो जो है पर्टिकुलर फीमेल चार्ट के ऊपर ही है, और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इसको मेल चार्ट पे इस टेक्निक को नहीं लगाएं। अगर मेल चार्ट पे आपने इस टेक्निक को लगाया तो रिजल्ट जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो 8th हाउस, अष्टम भाव, देखिए इस पे मेरी पहले भी वीडियो है और इतना डिटेल्स में मैंने वहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन आज मैं इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। 8th हाउस जो होता है किसी भी फीमेल चार्ट का कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अष्टम भाव को मांगल्य भाव कहा जाता है, पति का सुख का घर कहा जाता है। और कोशिश करें जब भी आप कोई चार्ट कंपेयर करते हैं अपने लड़के के लिए, अगर आप कोई लड़की देखने जा रहे हैं, उनके उस लड़की के चार्ट में अगर अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो शुभ प्लैनेट हो चाहे वो अशुभ प्लैनेट हो, तो कोशिश करिए उस प्लैनेट की अच्छे से आप पहले रेमेडी कर लें, उसकी पूजा करवा लें। और जिस भी राशि में वो प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, कितना वो बुरा इफेक्ट दे रहा है कुंडली में, नवांश में क्या पोजीशन है, अगर लगन कुंडली में यानी राशि कुंडली में भी वो खराब है, भाव चलित कुंडली में भी एक खराब भाव में चले गए हैं, और नवांश में भी एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो उसकी रेमेडी करने के बाद ही आप आगे विवाह की प्रोसीडिंग्स करें। तो 8th हाउस, ये 8th हाउस होता है दोस्तों कुंडली में। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। ये पहला भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 8th हाउस में अगर आपके बृहस्पति देव विराजमान है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पे एप्लीकेबल होगा दोस्तों। जितनी भी फीमेल चार्ट्स आप देखेंगे उन पे एप्लीकेबल होगा। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग फिर मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, मेल्स करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं एक चीज़ को 2-3 बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 8th हाउस में विराजमान है, अष्टम भाव में विराजमान है, तो दोस्तों क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है हो जाती हैं। जिन लेडीज़ की, जिन फीमेल्स के चार्ट में 8th हाउस में बृहस्पति देव होंगे और वो बृहस्पति देव पर अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो कॉम्प्लिकेशन इतनी आ जाती है कि केस जो है वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और बहुत से ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं जो कि बहुत हर्ट करती हैं कई बार। तो जिन भी लोगों की चार्ट में 8th हाउस में बृहस्पति हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी का टाइम आपके बिल्कुल पास आने वाला है, तो कृपा करके अपनी दशा और अंतर्दशा ज़रूर चेक कर लें। अगर बृहस्पति देव की अंतर्दशा आ रही है तो बिल्कुल डॉक्टर के संपर्क में रहें। बृहस्पति देव की जो भी रेमेडीज़ हैं वो ज़रूर करें, वरना आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर किसी फीमेल चार्ट में 8th हाउस में बुध देव होंगे, तो देखिए बुध देव जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको युवराज कहा जाता है, लेकिन ये बुद्धि के भी कारक होते हैं, माइंड के कारक होते हैं। तो जिन लेडीज़ के 8th हाउस में बुध देव होंगे, लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होती जाती है, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव हो, राहु का पाप प्रभाव हो या शनि देव का पाप प्रभाव हो। अब ये शनि देव कुंडली में मेलेफिक होने चाहिए दोस्तों, ये आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। इस पे मेरी ऑलरेडी सारी वीडियोस है। तो क्या होता है, मेंटल ऑब्सेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंटली आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, या मेंटल डिसऑर्डर बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। व्यक्ति कई बार पागल भी हो जाता है अगर
बुध देव नवमांश में भी बहुत ज़्यादा खराब होंगे, या 22वें दृष्टिकोण 22वें दृष्टिकोण का उन पे एस्पेक्ट होगा। तो 22वां दृष्टिकोण और ये सब कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, बहुत ईजी है, इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 8th हाउस में शुक्र देव हैं, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, तो क्या होगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी का टाइम बहुत पास आ रहा है, शुक्रदेव 8th हाउस में, उनकी अंतर्दशा चल रही है, या जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो शुक्रदेव का ही चल रहा है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है उस पीरियड में। आपको इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली भी जिन लेडीज़ के 8th हाउस में वीनस रहता है और उस पर अगर पाप प्रभाव होगा तो उनकी जो नेचर होती है बहुत क्रूअल हो जाती है, कभी कभी थोड़ी एडमेंट नेचर की हो जाती हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती हैं, जो एक सेक्सुअल प्लेजर होता है लाइफ में वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है जब आप कुंडली मैच करते हैं, या अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर ये दशाएं आपको चल रही हैं तो इसको आप ध्यान से एनालाइज कीजिए। इसी तरह से अगर सूर्य देव वहाँ पे प्लेस्ड होंगे, देखिए सूर्य देव एक बहुत ही अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, और सूर्य और चंद्रमा दोनों की मैं बात एक साथ ही आपको बता देता हूँ। अगर किसी फीमेल चार्ट में वो 8th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों, जो आपके जनरेटिव ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे कुछ एनलार्जमेंट हो जाती है, उस पार्ट में कुछ एनलार्जमेंट हो जाती है, और इस तरह के रोग जो है बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखे हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाती हैं। तो जिनके भी इस तरह के प्लैनेट्स कुंडली में हैं, 8th हाउस में इस तरह के प्लैनेट्स हैं, वो हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 8th हाउस में इस तरह का प्लैनेट है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको दशा अंतर्दशा से मैच करनी है, प्लस उस पर कौन से प्लैनेट का इफ़ेक्ट आ रहा है, कौन सा प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। हो सकता है सूर्यदेव 8th हाउस में हो लेकिन किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आ रही है, सूर्यदेव की अंतर्दशा भी चल रही है, लेकिन शनिदेव की अगर अंतर्दशा चल रही है और शनिदेव आपके उस लगन के लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है और सूर्यदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनिदेव की अंतर्दशा में वो सेम कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। खासकर 22वें दृष्टिकोण का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है दोस्तों। 22वें दृष्टिकोण के लॉर्ड जो होंगे इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसमें ज़रूर दी हैं ऋषि मुनियों ने, और ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर मान लीजिए 8th लॉर्ड 8th में ही हैं तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो इतनी ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगी दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको क्लासिफाई करनी आनी चाहिए। इसी तरह से अगर मंगल देव 8th हाउस में है, अपनी राशि में ना हो, पाप प्रभाव में हो, तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपके स्किन का जो ग्लो है वो कम होने लग जाएगा। ब्लड रिलेटेड आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हमेशा फेस करनी पड़ेंगी दोस्तों। इसी तरह से अगर मान लीजिए केतु देव किसी की भी कुंडली में 8th हाउस में है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आप सीढ़ियों से नीचे जा रही हैं तो अचानक से आपका पैर स्लिप हो जाएगा और एक्सटर्नल इंजरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खासकर मैं एडवाइस करूंगा उन फीमेल्स के चार्ट्स में जिनके 8th हाउस में केतु देव विराजमान है, कृपा करके अपने हस्बैंड से रिलेशंस बहुत अच्छे रखें, वरना 15 दिन आप अपनी मम्मी के घर रहेंगी और 15 दिन ही आप अपने हस्बैंड के घर रहेंगी। इस तरह का योग उसमें बन जाता है। इसके लिए आपको शुक्रदेव और 5th हाउस को भी एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं मैरिज के कारक होते हैं, मैरिज को चलाने का काम करते हैं। और शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, चाहे वो फीमेल चार्ट है चाहे वो मेल चार्ट है, शुक्रदेव पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं विवाह में हमेशा प्रॉब्लम होती है। मैरिज हो भी जाएगी तो मैरिज जो है एक सक्सेसफुल तरीके से नहीं चल पाती है। बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो पत्नी की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी, या हस्बैंड की भी मृत्यु हो जाती है, या पत्नी छोड़कर मायके वापस चली जाएगी, या हस्बैंड आपको छोड़कर कहीं विदेश या दूसरी सिटी में जाके सेटल्ड हो जाएंगे। यानी सेपरेशन के बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको 5th हाउस भी ज़रूर लेना है दोस्तों। 5th हाउस क्यों लेते हैं, इसका क्या रीज़न होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा उसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव
8th हाउस में विराजमान है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है, शनिदेव इस हाउस के कारक होते हैं दोस्तों। लेकिन जो एक थ्योरी है कि कारक अगर अपने ही भाव में हो तो उस भाव को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 5th हाउस, ये 5th हाउस है और अगर बृहस्पति देव आपके यहाँ विराजमान है, किसी का भी आप चार्ट ले सकते हैं, बृहस्पति देव अगर यहाँ विराजमान है तो थ्योरी क्या होती है कि 5th हाउस के कारक जो है बृहस्पति देव हैं, कारक अपने ही घर में होगा तो उस घर को वो खराब कर देता है। लेकिन ये आधी अधूरी बात है दोस्तों, खराब वो तब करेगा जब उस पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा। अगर बृहस्पति वहाँ अकेले हैं, पाप प्रभाव नहीं है उन पर, तो इतना ज़्यादा खराब नहीं करता है। तो ये आपको एनालाइज ज़रूर करना आना चाहिए दोस्तों। इसी तरह से जैसे मैं शनिदेव के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में है तो ये आयु की वृद्धि करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अपवाद होता है कि शनिदेव जब कारक बनकर अपने कारक भाव में बैठते हैं तो उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। तो बढ़ोतरी करने का मतलब क्या होगा, ये आपकी आयु का भाव होता है या आपके डेथ का भाव होता है। तो इतनी जल्दी मृत्यु को आपके पास नहीं आने देंगे, आयु लंबी कर देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, शनिदेव डिफरेंट तरह से आपको तंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कभी आपके वेन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी आपको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और कभी आपके हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्रेगनेंसी के पीरियड में हैं, शनिदेव की अंतर्दशा आपको चल रही है और डिलीवरी आपके होने वाली है, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। राहु देव भी अगर यहाँ रहते हैं तो सेम इसी तरह का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि राहु देव शनिदेव की तरह ही बिहेव करते हैं दोस्तों। लेकिन राहु देव में एक ये अलग से क्वालिटी होती है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो इतनी जल्दी से वो आप डॉक्टर्स जो हैं उस कॉम्प्लिकेशन को पकड़ नहीं पाएंगे, डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और ऐसा करने में आपका जो समय है वो व्यर्थ हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस जब बढ़ जाती। तो राहु देव क्या करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लेकिन चीज़ को पकड़ में नहीं आने देते हैं। तो इसके लिए इसके पीछे क्या थ्योरी होती है, ये आपको राहु देव और समुद्र मंथन की पूरी जो गाथा है वो पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही क्लेवर प्लैनेट है, देवताओं का रूप धारण करके जहाँ अमृत बांटा जा रहा था वहाँ लाइन में लग गए थे और आधा अमृत पी लिया था, उनके यहाँ तक चला गया था। और जब विष्णु भगवान को सूर्यदेव और चंद्रमा ने बताया कि राहु देव भेष बदलकर देवताओं के श्रेणी में आकर बैठे हैं, तो अपने चक्र से उनका धड़ जो है वो अलग कर दिया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था और वो अमर हो चुके थे, तो उनका ये वाला जो पार्ट है वो राहु कहा जाता है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको केतु कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब बुध देव पर राहु देव या केतु देव की दृष्टि होती है, खासकर केतु देव की जब दृष्टि होती है बुध देव पर, बुध देव अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और केतु देव की उस पर दृष्टि पड़ जाती है, केतु हेडलेस प्लैनेट हैं दोस्तों, उनमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो वो जो हेडलेस प्लैनेट का इफेक्ट है वो बुध देव पर आता है। बुध देव आपकी सोच है, तो ऐसे केसेस में व्यक्ति जो है बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं जेलस फील करने वाला बन जाता है और जेलसी जो होती है इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है कि कभी कभी वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटता है। खासकर फीमेल्स में अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी फीमेल्स जो हैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस अगर इस तरह के हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में अलग से वीडियो और आपको बनाऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 8th हाउस में अगर चंद्रमा कमज़ोर होंगे, कमज़ोर चंद्रमा 8th हाउस में होंगे, पाप प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको आपके मेंसेस या मेंसुरेशन साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से जो मेडिकल अंडर मेडिकल सुपरविजन में जो भी ट्रीटमेंट है वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो 8th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और जीवन में जब भी आपके कोई इवेंट हैपन होगी उसमें 8th हाउस का हमेशा रोल होगा। वो 8th हाउस किसी भी रूप से हो सकता है, 8th हाउस नवांश का भी हो सकता है, या 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उनका हो सकता है, उस प्लैनेट के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं उनका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से 8th हाउस का रिलेशन अवश्य बनेगा दोस्तों। जब तक 8th हाउस का रिलेशन नहीं बनता है,
जीवन में कोई मेजर जो इवेंट होती है वो नहीं होती है। इसके ऊपर आने वाले समय में अभी मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा डिटेल्स में, लेकिन ये वीडियो मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई है। अभी रिसेंटली ही कुछ समय पहले मैंने किसी का चार्ट देखा था, तो उस चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस थे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे माइंड से स्किप हो गया था। 8th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे या शुभ प्लैनेट्स भी होंगे 8th हाउस में, तो ये मैरिज में हमेशा ट्रबल करते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी बेटी की कुंडली में इस तरह के योग हैं, आप अपने बेटी की कुंडली के चार्ट्स जो हैं वो स्टडी कीजिए, ऐसे योग आपको दिखते हैं तो उनकी रेमेडीज़ करिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करिए उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, और वो रेमेडीज़ कब करनी है ये बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आप सीधा मंदिर में पंडित जी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये रेमेडीज़ कर दो, ऐसा नहीं। बिल्कुल इसमें किसी तरह से घबराने या किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं होती है। ये कॉम्बिनेशंस हैं, रेमेडीज़ करने के बाद ये शांत हो जाते हैं और आप आराम से शांतिपूर्वक विवाह जो है कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। जय शनिदेव।